हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाहर से जिन लोगों को लाया गया है, लगभग 7 से 8 हज़ार के करीब लोग अभी तक लाए जा चुके हैं। और जिनमें से प्रारंभ में तो 9 बसेस के माध्यम से कोटा में स्टूडेंट्स थे, उनको लाया गया। और उसके उपरांत ये है कि 13 बसेस के माध्यम से आज से 4 दिन पहले चंडीगढ़ से लाए गए। और पिछले कल 51 बसेस गई हैं, और जिसमें लगभग 2500 लोग आए होंगे। और 51 बसेस आज चली हैं, और अगले कल भी 40 बसेस HRTC की चंडीगढ़ से चलने वाली हैं। और उसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में थे, जो किसी कारण से फंस गए थे, जो अपनी गाड़ियों के माध्यम से आए। तो इसलिए लगभग हम कह सकते हैं 7 से 8 हज़ार के करीब में लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और सभी से ये अपील की है सरकार ने कि सबके सब अब बहुत कठोरता से होम क्वारंटाइन या जिनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पीरियड में रखा है तो उसका पालन करें। तो इतने लोगों को भी ला चुके हैं। संक्रमण से बचा जाए, इसको किस तरह ध्यान में रखा जा रहा है जब ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं लोग दूसरे राज्यों से? और अभी किन किन राज्यों में और लोग फंसे हैं जिनको लाने की, और क्या प्लानिंग है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी जितनी बसें प्रदेश से बाहर गई हैं और चाहे प्रदेश के अंदर भी हैं, नियमित रूप से सबके सब बसों की सैनिटाइजेशन चल रही है और उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। हमारे ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को कंप्लीट फेस कवर है, उनका सैनिटाइज़र है, ऐसे जितने अरेंजमेंट चाहिए वो सारे व्यवस्था करके, और उन सबको लाने के लिए कोई ना कोई हमारा क्लास 1 ऑफिसर साथ में जाता है जो सबको लेकर के आता है। और इसके अतिरिक्त अभी तक भी हज़ारों की तादाद में हिमाचल के लोग विभिन्न प्रदेशों में हैं। इसके बाद ये लगता है कि सबसे बड़ी संख्या अभी चंडीगढ़ में और बहुत लोग हैं तो वो दिल्ली में है, और दिल्ली में कई हज़ारों में हम इसको कह सकते हैं। तो इसलिए अब दिल्ली से लाने की व्यवस्था के बारे में माननीय मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं कि अब अगर संख्या बहुत अधिक होगी तो क्या ये संभव है कि हम बसों से कितना ला पाएंगे, या फिर अभी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली की सरकार से बात चल रही है कि क्या हम कोई ट्रेन के माध्यम से ला सकते हैं। और पंजाब, हरियाणा जो नज़दीक के प्रदेश हैं तो यहाँ से भी लाने की व्यवस्था। और उसके अतिरिक्त जो प्रदेश हमारे से बहुत दूर हैं, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, ऐसे बहुत प्रदेशों में बहुत से लोग हमारे हैं। तो अब उन सब के लिए तो हो सकता है कि हमको रेलगाड़ी की व्यवस्था जो है करने की, और ये सारी बात रेल मंत्रालय से भी चल रही है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से चल रही है। और निश्चित रूप से बहुत जल्द और कुछ दिनों में हम जो प्रदेश के बाहर जितने लोग हैं तो मुख्यमंत्री इन सबको सकुशल और सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश अब कोरोना फ्री होने में एक कदम की दूरी पर है। हमारे पास केवल मात्र एक मरीज पॉजिटिव रह गए हैं और 7 तारीख को रिपोर्ट आएगी, और हम सबको पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आए तो हम कोरोना मुक्त होंगे। और इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, बहुत कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक इस सारे घटनाक्रम को संचालित किया है, जिसके लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने, और बीजेपी के महामंत्री संगठन श्री BL संतोष जी ने, इन सभी ने मुक्त कंठ से उनकी सराहना की है और ट्वीट करके ये कहा है कि अब लोग हिमाचल के मॉडल की तलाश कर रहे हैं कि जयराम ठाकुर की सरकार ने कौन सा मॉडल अपनाया जिससे कोरोना मुक्त हो रहा है। और जितने लोग बाहर से आएंगे इन सबको भी है कि हमारे यहाँ पर भीड़ इतने नियंत्रित और संयमित तरीके से जो भी लोग आएंगे अपने आप को रखेंगे ताकि कोई दिक्कत प्रदेश में ना पैदा हो। ये अपील हम सबसे करते हैं। क्योंकि आप वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी देखते हैं, इस दौरान क्योंकि व्हीकुलर मूवमेंट नहीं रहा, क्या बदलाव नज़र आए हैं पर्यावरण में? पर्यावरण में बदलाव बहुत अच्छे आए हैं, और इस सब में चाहे व्हीकुलर था, चाहे औद्योगिक जो काम थे, इंडस्ट्री चलती थी, वो भी बंद रही। और फिर हम सब लोग भी लॉकडाउन के पीरियड में अपने घरों के अंदर रह कर के कार्य का संचालन अधिकतर समय करते रहे। तो उस सब में
आप देखेंगे कि आसमान कितना नीला हो गया, जंगल कितने साफ हो गए, हमारे झरने कितने सुंदर हैं। और हमारी पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश की, रावी, यमुना, सतलुज, ब्यास, सबकी सब आजकल कितनी सुंदर और कितनी शुद्ध हो गई हैं। और ये कह सकते हैं कि अनेकों बारे सरकारें और मनुष्य ये सोचता था कि नदियों को साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, लेकिन लगता है प्रकृति ने कहा ये काम तुमसे नहीं हो पा रहा, हम स्वयं करेंगे। तो हमारी सारी नदियाँ गंगा जी समेत सब के सब हमारी मैली होने से बच गई, सब शुद्ध हो गई। तो बहुत अच्छा वातावरण बना है। और इस सब में तो ये भी कहा है कि रिपोर्ट आई है कि देश भर में मनाली की हवा सबसे शुद्ध पाई गई, जहाँ पर एक दिन में हजारों गाड़ियाँ और हजारों पर्यटक आते थे। इसलिए इन सब बातों का कहीं ना कहीं लाभ भी मिला है। जब भी कोई विपदा आती है, साथ में कई बातों का समाधान लेकर के आती है। हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि हर एंगल से होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। कितना बदलाव आया है, खासकर वाइल्ड लाइफ भी साथ में? देखिए, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में तो आज इस सारे में सभी ने पूरे प्रदेश में देखा है कि हमने अनेक जगह पर ऐसे पक्षी देखे जो देखे नहीं जाते थे। और गोरल जैसे जो हमारे यानी जानवर है, ये सबके सब इस बार तो अनेकों गांव के आसपास पाए गए। क्या जंगली मुर्गा, क्या मोनाल, क्या करड़ी, यानी इस तादाद में सबके सब जब ये सारा पर्यावरण शुद्ध हुआ तो अनेकों इस प्रकार के पक्षी भी आए और अनेकों जानवर भी आए। और काजा के ग्यू गांव में तो लेपर्ड गांव में आया, लेकिन जो बड़ा लेपर्ड था उसे नुकसान किया है, कोई 43 भेड़ बकरियों का नुकसान किया है। लेकिन उसके पश्चात है कि वन विभाग ने सतर्कता बरतते हुए वहाँ पर एक स्नो लेपर्ड को पकड़ा है। और उस स्नो लेपर्ड को लेकर के अभी यहाँ पर जो टूटीकंडी का जो चिड़ियाघर है वहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि उसको पकड़ना आवश्यक था। क्योंकि वो लगभग 1 साल का है, छोड़ते तो कहीं लोग भी नुकसान पहुंचा सकते थे, कुछ और हो सकता था, तो इसलिए उसको सुरक्षित लाया है। तो इसलिए वो यहाँ पर हमारे पास रहेगा। और उसके साथ ये कि हिमाचल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि मनाली की हवा सबसे शुद्ध पाई गई है। ये मनाली हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। हिमाचल प्रदेश में जब भी पर्यटक आता है तो सबसे अधिक संख्या में वो कुल्लू मनाली में ही जाता है। तो जहाँ की वायु को लोग कहते थे कि बहुत खराब होगी, क्योंकि 10,000 की क्षमता है तो प्रतिदिन 50,000 लोग आ रहे हैं, हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन आ रही हैं, लेकिन उस सब के कारण से वहाँ की हवा इतनी शुद्ध है। तो इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में, इस हरियाली के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों का जो लाभ है आने वाले लंबे समय मिलेगा। लेकिन अब आने वाले समय में चाहे हमारे औद्योगिकरण है, चाहे पर्यटन का काम है, ये सबके सब काम हमको, ये सब हमारा ऐसा ही हरा भरा बना रहे, इसके आधार पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, योजना तब बनानी पड़ेगी। स्नो लेपर्ड की संख्या बढ़ी है क्या लाहौल स्पीति में, जो लेटेस्ट डाटा है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अभी एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग को 200 के करीब अभी तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जो हमारे ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जा रहा है। और ये स्नो लेपर्ड अब बहुत जगह पर तो एक लोगों के रोजगार का भी साधन बना है। स्पीति के इलाके में जब से स्नो लेपर्ड ने आना प्रारंभ किया है तो लोग स्नो लेपर्ड का शिकार नहीं करते, मारते नहीं। उनको ये मालूम है कि जो पर्यटक दूर दराज से वो स्नो लेपर्ड को देखने के लिए आ रहा है, और स्थानीय जो नौजवान हैं वो उसके लिए गाइडिंग का काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के कारण से और भी कई रास्ते खुले। तो इसलिए यह है कि स्नो लेपर्ड आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में, और इसका संवर्धन करने के लिए भी हमको अनेक प्रकार के विश्व बैंक से प्रोजेक्ट भी प्राप्त हुए हैं। कोविड के चलते कर्फ्यू के दौरान हिमाचल प्रदेश में एक मामले बढ़े हैं इलिसिट फाइलिंग के, इसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय में कुछ शरारती लोग, जिनको ये लगा कि अब कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो आवाजाही नहीं होगी, और उन्होंने सुनियोजित तरीके से कुछ जगहों पर ऐसे काम करने का प्रयास किया।
और शायद बीच में एक कारण ये भी रहा कि हमको लगा कि वन विभाग के जो हमारे जो वन रक्षक हैं, नए नौजवान जो हमारे यानी कि लड़के लड़कियां हैं, उन्होंने एक सेवा ऑफर की कि कोरोना संक्रमण के समय में हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर हमारी आवश्यकता कहीं पर है तो हम भी फ्री सेवा करेंगे। तो बहुत जगह पर लगभग पूरे प्रदेश में कोई 100 के करीब ऐसे फॉरेस्ट गार्ड्स भी कोरोना के समय पुलिस का साथ देने के ड्यूटी पर लगे। तो लेकिन जिस बात का अंदाज शायद हमको नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने ये सब करने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द उसको चेक किया गया। अब उसमें चाहे मामले हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के थे, लेकिन दूर की बात नहीं, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। वहां पर जैसे इस प्रकार की जो शिकायत आई, तुरंत उन लोगों पर कार्रवाई हुई, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जहां पर यह लगता था कि कुछ जगह इलिसिट फेलिंग हुई, वो लोग पकड़े गए। कोई ऐसा मामला नहीं कि जहां पर नहीं पकड़े गए और गिरफ्तार हुए। और उसके अतिरिक्त यह है कि कुछ जगह पर कुछ लोगों ने यह भी प्रयास किया कि हम इलिसिट फेलिंग के नाम पर कहीं ना कहीं नाजायज कब्जा भी करने की कोशिश करें। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे मामले जो 3-4 प्रदेश में थे, वो सब के सब मामले खाली करवा दिए और उन पर FIR करके केस रजिस्टर करके केस भी चले, लेकिन उनको खाली भी तुरंत करवाया गया है। आखिर में कैबिनेट ने एक सब कैबिनेट कमेटी बनाई है जिसके आपके 20 सदस्य हैं। अगर हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करते हैं, HRTC को ले लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ओपन कर दिया गया है। हिमाचल इसको कब से शुरू करेगा और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? आपने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात की है। हमारे पहाड़ी प्रदेश में साधन हमारे पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का अगर सबसे बड़ा है तो HRTC, और फिर हमारे पास जो प्राइवेट बस ऑपरेटर भी लगभग 4000 की संख्या हिमाचल में लगभग बराबर का चलता है। अब हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट का जो ऑपरेशन है, अभी तो हम बाहर के बच्चों को लाने के लिए एक सीमित मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि ग्रीन जोन में 50% सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर 50% ऑपरेशन चलाया जा सकता है। लेकिन जब कैबिनेट में डिस्कशन हुआ तो सभी ने चर्चा के उपरांत ये विचार किया कि अभी हमारे बाहर से आने वाले लोग बहुत अधिक संख्या में हैं, और यदि हम एकदम से इंटर डिस्ट्रिक्ट और अपने यहाँ पर सारा ऑपरेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का हम प्रारंभ कर देते हैं तो शायद बहुत अधिक एकदम से भीड़ भाड़ या सोशल डिस्टेंसिंग की कोई समस्या ना आए। इसलिए जब हम इतनी मेहनत करके 43-44 दिन लगातार कर्फ्यू में रह करके सफलता हम प्राप्त कर रहे हैं, केवल मात्र एक मरीज हमारे पास रहा है, तो थोड़ा सा हमको इसको दिन प्रतिदिन के आधार पर इसको मॉनिटर करना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए। जैसे उपयुक्त स्थिति लगेगी उसके आधार पर हम इसको चलाएंगे। तो इसलिए फिलहाल हमने इसको अभी पोस्टपोन किया, लेकिन इस सारी बात को अगर ये हमारा जो है 2 तारीख की कैबिनेट थी तो 3 और 4, 5 प्रतिदिन इसको रिव्यू कर रहे हैं। जैसे जो उचित लगेगा वहां पर उस आधार पर उसको प्रारंभ करते जाएंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल पे सब कमेटी की मीटिंग होनी है क्या? इस पे तय किया जाएगा? निश्चित रूप से कैबिनेट सब कमेटी जो बैठेगी, कैबिनेट सब कमेटी में लगभग सरकार कितने प्रकार के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान है, हमको उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना है, प्रदेश में रोजगार के जो साधन हैं उनको हमको बढ़ाना है। इन सारे विषयों पर बहुत खुली डिस्कशन कैबिनेट सब कमेटी में होगी, और उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के अंदर डिस्कशन होगी, उसमें अनेक रास्ते निकलेंगे। लेकिन उसके साथ अभी एक विचार तो यह है कि भाई किस तरह से हिमाचल के नागरिक की जेब में पैसा आए ताकि वो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में आए। तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि पहले तो यानी जो हमारे गैर ऑर्गेनाइज जो सेक्टर जो कामगार क्षेत्र है वो भी, और जो दूसरा मनरेगा इत्यादि और जो कामगार क्षेत्र है, सब लोगों को 2-2 हज़ार रुपये पिछले 2 महीने में उनके खाते में गए हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में डाला गया, आगामी आने वाले महीने में भी डालेंगे। और साथ में है कि परिवहन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो कारण था कि हमारे ट्रक ऑपरेटर, हमारे टैक्सी वाले, हमारे बसेस वाले सब लोग, अब जब से लॉकडाउन था तब से लेकर के लगभग हमारा टोकन टैक्स SRT ये कोई 45 करोड़ से अधिक रुपए का बनता था, जिसको जयराम ठाकुर जी की सरकार ने वेव ऑफ किया है। एक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लगभग
3 लाख लोगों को एक अच्छी राहत मिली है उसको हम नहीं लेंगे। और उसी तरह से इकोनॉमिक रिवाइवल में ये भी कहा है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री में होटल रेस्टोरेंट्स हमारे सारे बंद हैं, तो उनका जो बिजली का जो एक डिमांड चार्ज है तो उसको भी वेव ऑफ किया गया, जो भी कोई लगभग 15 करोड़ के करीब बनता था। तो इसलिए जिस सेक्शन को रखता, और एचआरटीसी और इसके लिए भी अभी हमने कहा कि आने वाले दिनों में जब 50% सोशल डिस्टेंसिंग पर चलेगा तो कहीं ना कहीं घाटा तो होगा, और उसके बारे में भी उसमें भी चर्चा होगी प्रदेश की सरकार से, और प्रदेश की सरकार के माध्यम से भारत सरकार से भी इस इशू पर हम जो है डिस्कशन करेंगे, ताकि वहाँ से भी हमको और अतिरिक्त मदद की आशंका की उम्मीद है। और हम ये बात मानते हैं कि केवल मात्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, भारत में भी कहीं ना कहीं समस्या रहेगी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को खतरा हुआ। लेकिन इस सारे खतरे के बीच में अच्छे रास्ते निकलेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे।